सपोज कीजिए एक लड़का और लड़की जो कि मैरिड हैं, आपस में नहीं बल्कि अलग अलग, एंड दे आर हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप विद ईच अदर, कंसेंशुअल रिलेशन, कोई जबरदस्ती नहीं, दे आर हैविंग कंसेंशुअल रिलेशनशिप। लेकिन लड़की के मतलब एक लेडी के हस्बैंड को इस बात का पता लग जाता है दैट उसकी वाइफ जो है शी इज हैविंग अ सेक्सुअल रिलेशन विद सम अदर पर्सन, विद सम अदर मैन। अब लॉ इस मामले में क्या कहता है और लॉ कैसे प्रोटेक्शन ऑफर कर रहा है किसको? उस हस्बैंड को जो कि विक्टिम है। लॉ किसको विक्टिम बना रहा है? विमेन को हु एंटर्ड इनटू सेक्सुअल रिलेशनशिप विद दैट मैन, कोई थर्ड पर्सन के साथ। ओके, एंड चार्ज किसको करेगा? उस लड़के को, उस मर्द को जिसने उस शादीशुदा लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए, चाहे कंसेंशुअल है, प्रोवाइडेड इस औरत का हस्बैंड जो है वो ऑब्जेक्ट कर रहा है कि भाई ये कैसे हो गया। कैन यू इमेजिन? इसमें लड़की का कोई कसूर नहीं निकाला जा रहा। अब मजे की बात यह है कि अगर ये जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है लड़की के हस्बैंड की इजाजत से हो रहा है फिर सब कुछ ठीक है, फिर लॉ कुछ नहीं कह रहा है, फिर लॉ कह रहा है कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम। अब इसमें फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है भाई, यहां पर जो लड़की है, जो औरत है, जो महिला है, उसको एक प्रॉपर्टी ट्रीट किया जा रहा है। किसका? अपने हस्बैंड का, कि अगर हस्बैंड चाहेगा तब उसकी मर्जी लेके शी कैन हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विद एनी अदर पर्सन, थर्ड पर्सन। लेकिन अगर उसकी मर्जी नहीं है तब वो नहीं कर सकती, फिर भी वो विक्टिम नहीं है। जुर्म किसका गिना जाएगा? उस तीसरे बंदे का जिसने उसके साथ क्या किया, सेक्सुअल रिलेशनशिप में जो एंगेज हुआ। सो है ना इंटरेस्टिंग सी बात। अब ये कानून ही कह रहा था, मैं नहीं कह रहा। और इसी कानून को क्या किया गया, खत्म किया गया कौन से केस में? जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 गाइस। सो वेलकम टू आवर सीरीज ऑफ द केसेस, जिसमें हम हर हफ्ते एक टॉपिक के ऊपर क्या करते हैं, केस डिस्कस करते हैं, एक केसेस डिस्कस करते हैं। जैसे इस हफ्ते हम विमेन एंड विमेन राइट्स एंड डिग्निटी के ऊपर जितने केसेस हैं वो सारे हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ओके गाइस, समझ आया? सो जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दैट एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम एनीमोर। एडल्ट्री का मतलब क्या है कि आप शादीशुदा होते हुए भी क्या कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज में, अपने पार्टनर को छोड़ के किसी और के साथ एंगेज कर रहे हैं, तो उसमें कोर्ट कहता कोई बात नहीं, करो, क्या प्रॉब्लम है, आपकी चॉइस है, राइट? अब इसमें हमने मॉरल पुलिसिंग थोड़ी करनी है कि अगर आपने ऐसा किया है तो हम क्या करेंगे जी, आपको अंदर कर देंगे, जेल में डाल देंगे ना। गो हेड। पहले क्या होता था? पहले कहते थे ठीक है औरत तू करना चाहती तो कर ले, लेकिन अपने हस्बैंड की मर्जी से तू कर सकती है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो आगे कंप्लीट इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या चीजें फोकस में आई। पर्सनल लिबर्टी, डिग्निटी, इक्वालिटी, ऑटोनॉमी एंड राइट टू प्राइवेसी, ये सारी चीजें जो थी इस केस के अंदर डिस्कशन में आई है। अब देखते हैं जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस एडल्ट्री लॉ को स्ट्रक डाउन किया। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, इमेजिन अ मैरिड वुमन, यही केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया। शी हैज हर ओन आइडेंटिटी, हर ओन चॉइस एंड हर ओन डिग्निटी। बट इमेजिन एक लॉ कहता है बहुत डिफरेंट बात। वो क्या कहता है कि अगर उसका रिलेशनशिप है आउटसाइड हर मैरिज, शी कैन बी ट्रीटेड एज अ विक्टिम। चाहे वो भाई अपनी मर्जी से आउटसाइड द मैरिज रिलेशनशिप बना रही है तो उसको विक्टिम बना दिया जाएगा। और इफ अ मैरिड मैन हैज अ रिलेशनशिप विद हर, द लॉ मे पनिश हिम। लड़के को खामखा पनिश कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? बिकॉज वो उसके साथ रिलेशनशिप में था। अब आप कहेंगे कि सर उसकी मर्जी के बिना होगा, मैं कहूंगा नहीं, उसकी मर्जी के साथ ही था, फिर भी उसको पनिश कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? अगर इस विमेन का, इस महिला का जो हस्बैंड है वो ऑब्जेक्ट कर देता है इस चीज को, और अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं करता, वो कहता है ठीक है यू मे कंटिन्यू, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन इट इज गोइंग फाइन। सो यही लॉ था। वो कहता था कि भाई ये प्रॉपर्टी थोड़ी है। और ये व्हाट इज दिस इनइक्वालिटी? कैसी इनइक्वालिटी है जो यहां एग्जिस्ट कर रही है? अगर हमने शायरा बानो केस में देखा कि इनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट कर रही थी महिलाओं के केस में, यहां मैं तो कहूंगा मर्दों के केस में तो एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन इस केस को कैसे लिया गया? इस केस को लिया गया कुछ इस तरह से कि महिला को ही विक्टिम बनाया गया और बोला गया कि महिला प्रॉपर्टी थोड़ी है भाई हस्बैंड की, उसका हस्बैंड परमिशन देगा कि शी कैन हैव सेक्सुअल रिलेशंस और शी कैन हैव। Okay, so now ask yourself, why should the law treat a married woman as someone's property rather than an equal individual? Question आपके लिए ये है क्या? क्वेश्चन आपके लिए ये है कि व्हाई शुड लॉ, एक कानून एक मैरिड विमेन को उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी की तरह क्यों ट्रीट करे? महाभारत थोड़ी चल रही है जहां पर महाराज युधिष्ठिर जो है द्रौपदी को क्या कराएंगे, दांव पे लगा के हाराएंगे और उसका चीरहरण होगा एंड मेन विल बी फाइन। और यहां पर सोसाइटी में लॉ भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज कह रहा था कि अगर शादीशुदा महिला अपने हस्बैंड की परमिशन लेके किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ रही है तो फाइन है।
लेकिन अगर नहीं तो फिर पनिश किसको किया जाएगा? महिला को नहीं, उसको किया जाएगा जिसके साथ वो क्या है, रिलेशनशिप में आ रही थी। ओके, सो दिस वाज द केस जिसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन की, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2018 में इस एडल्ट्री लॉ को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। ओके, सो कैन अ लॉ रिटन डेकेड्स अगो कंटिन्यू टू सर्वाइव इफ इट ट्रीट्स मैन एंड वुमेन डिफरेंट? यही शायरा बानो केस में भी हमने देखा था और हमने बोला था नो, नहीं कर सकता। और यही जोसेफ शाइन केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आया 2018 में। सुप्रीम कोर्ट यूनानिमसली स्ट्रक डाउन इंडियाज कॉलोनियल एरा एडल्ट्री लॉ। सो अंग्रेजों के जमाने से ये लॉ था और इसको खत्म कर दिया गया। अब कोर्ट की रीजनिंग जो थी, इट वेंट मच डीपर देन अडल्ट्री, अडल्ट्री के बियॉन्ड चलेगी कोर्ट की रीजनिंग। क्यों? कोर्ट कहता, देखो एक तो बात है ना अडल्ट्री, एक तो मुद्दा है एडल्ट्री का, यानी कि आप चीट कर रहे हैं, आप अपने मैरिज में होते हुए अपने हस्बैंड को चीट कर रहे हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ को चीट कर रहा है। ओके, एंड बोथ ऑफ देम आर हैविंग सपोज सेक्सुअल रिलेशनशिप विद समवन एल्स, ये एडल्ट्री है। कोर्ट कहता है मैं सिर्फ एडल्ट्री की बात नहीं कर रहा, और मैं एडल्ट्री तो कहता हूं नो प्रॉब्लम, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है, आप डिवोर्स फाइल कर लो, आपको नहीं पसंद, लेकिन मैं ऐसे जेल जूल वाली बात नहीं कर सकता, कॉलोनियल एरा के लॉ में नहीं मैं जा रहा। कोर्ट जोसेफ केस में, जोसेफ शाइन केस में कोर्ट इससे बियॉन्ड जा रहा है। वो क्या कह रहा है, कहता है यार यहां पर तो मैं क्या बात कर रहा हूं, इक्वालिटी की बात कर रहा हूं कि मैन एंड वुमेन इक्वल है कि नहीं है। ऐसा क्यों है कि अगर वुमेन को परमिशन है हस्बैंड की, फिर शी इज हैविंग सेक्सुअल रिलेशन, तो इट इज ओके। नो, इट शुड नॉट बी, दोनों बराबर होने चाहिए ना। तो इक्वालिटी की, डिग्निटी ऑफ वुमेन एज वेल एज मेन, ऑटोनॉमी ऑफ वुमेन एंड द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। आज तो भाई दौर क्या आ गया, ओपन मैरिजेस का आ गया कि मैरिजेस होती हैं लेकिन कोई एक दूसरे को रोकता नहीं है, बाउंड नहीं करता है, वो कहते हैं जी सब ठीक है, नो प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू हैव अ रिलेशनशिप विद समवन एल्स गो अहेड। तो ऐसे चेंजिंग दौर में हम मॉरल पुलिसिंग करते हुए सही लगते हैं या नहीं करते हैं, वाज अ क्वेश्चन। ओके, सी देखो लॉयल्टी की बात तो आपको कभी देखने को मिलेगी नहीं, ना हस्बैंड वाइफ के साथ लॉयल होना मतलब होता है, ना वुमेन जो है वो हस्बैंड के साथ लॉयल होएगी। अगर आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉयल्टी जो है वो ताउम्र चलती जाए, तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक समझ लीजिए मिसकंसेप्शन पकड़ के बैठे हैं। माना कि फिजिकली एंगेजमेंट नहीं होगी किसी भी शादीशुदा कपल की किसी और के साथ, बट हो सकता है मेंटली हो सकता है उनकी चाहत हो, तो फर्क क्या हुआ, सोच में तो आ गया, सिर्फ एक्शन ही नहीं लिया गया। अब सोच में आ गया तो क्या वो मुजरिम हो गए? तो अगर हम कहें एथिकल पर्सपेक्टिव से तो हम कह देंगे हाँ इट शुड नॉट हैपन, ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है, आप चीट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बायोलॉजिकली चले तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको नेचर में भी क्या नजर आता है, कोई कमिटमेंट है किसी की किसी के साथ नहीं है। भगवान ने बनाया कैसे इंसानों को, अगर भगवान ने इंसान को इसी प्रकार से बनाना होता कि वो बिल्कुल कमिटेड रहता, एक लड़का लड़की के लिए और लड़की लड़के के लिए, तो फिर प्रोग्रामिंग ही वैसी हो जाती ना। तो फिर भगवान कहता जी चलो शादी होगी, उसके बाद फीलिंग्स जो फिक्स होगी, इसको फीलिंग्स हमेशा अपने पार्टनर को ही देख के आएगी, बट ऐसा नहीं ना हुआ। सो यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर अर्जेस। मैं नहीं कह रहा कि आपको अर्जेस को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, यू शुड बी चीटिंग और यू शुड बी डूइंग व्हाटएवर यू फील लाइक, ना, आई एम ट्राइंग टू रेज द क्वेश्चन फॉर द सोसाइटी टू थिंक कि क्या ये सही है या गलत है। क्योंकि आज मैंने क्या बोला, ओपन मैरिजेस भी तो चल रही हैं जहां पर शादी होती है और हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं देते, कहते हैं हाँ इकट्ठे रह रहे हैं, शादी के संबंध में है, लेकिन अगर हमारी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस एक दूसरे को छोड़ के किसी और के साथ है, देन वी आर फ्री टू डू। अब ये क्या समाज है, आप इसके बारे में सोचिए। So law being challenged was section 497। ये 497 सेक्शन समझिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है and it date backs to colonial period। So basic structure of the law was unusual। If a man had sexual relationship with a married woman without the consent of her husband, he could be prosecuted। देखो अंग्रेजों के जमाने का सबसे ड्रैकोनियन लॉ ये था 497, ज्यादा सरप्राइजिंग लॉ। और ये 497 क्या कहता था, ये कहता अगर एक मर्द सेक्सुअल रिलेशनशिप में आता है विद अ मैरिड वुमन, किसी भी मैरिड महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ रहा है बिना उसके हस्बैंड के कंसेंट के, तो उसको प्रोसिक्यूट कर दिया जाएगा, उसके ऊपर चार्जेस लग जाएंगे, किसके, एडल्ट्री के। भाई ये तूने क्या कर दिया, औरत को विक्टिम बना दिया जाएगा, चाहे औरत की मर्जी थी, वो खुद ब खुद कर रही थी ना, पर लॉ कहता ना गलती किसकी है, लड़के की। ये था क्या लॉ। हाँ अगर उसके हस्बैंड की इजाजत है फिर फाइन है, तो मतलब लड़की क्या बन गई, प्रॉपर्टी किसकी बन गई, अपने हस्बैंड की। जिस प्रकार से द्रौपदी किसकी प्रॉपर्टी थी, पांडवों की प्रॉपर्टी थी, तभी वो हार गए थे ना। अब इतने पुराने जमाने में हम जो हमने देखा, जिसको हम अत्याचार मानते हैं, और इसके ऊपर डिबेट भी बहुत हुई, और आज जब हिंदुस्तान बदल गया, आजाद हो गया, तो हमें क्या ये लॉ कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यही डिसाइड किया गया था जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके
सो women को ऑफेंडर की तरह पनिश नहीं किया गया एंड हस्बैंड हैज अ स्पेशल पोजीशन इन द लॉ। वो कहता था हस्बैंड जी आप बताइए आपकी वाइफ ये कर सकती है या नहीं कर सकती है। सो ये आप आई थिंक आपको समझ आ गया कि What was the case? अब जोसेफ शाइन कौन था? देखो जोसेफ शाइन विक्टिम नहीं था, ना ही जोसेफ शाइन को प्रोसिक्यूट किया गया था, ना ही जोसेफ शाइन ने किसी को चीट किया था, या ना ही जोसेफ शाइन इसमें इन्वॉल्व था। उसने तो सिर्फ एक पीआईएल फाइल की, पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन। पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या पीआईएल जिसको हम बोलते हैं, या पिटीशन भी हम बोलते हैं, ये क्या चीज है? देखिए अमेरिका से इंस्पायर्ड है। अगर समाज में आपको कुछ भी चीज गलत होता हुआ नजर आ रहा है किसी भी संदर्भ में, कोई गरीबों के साथ, विमेन के साथ, बच्चों के साथ, दलित के साथ, हैंडीकैप के साथ, बुजुर्गों के साथ, या इन जनरल हजारों पिटीशंस, लाखों पिटीशंस आपको नजर आएंगी कोर्ट में जाती हुई। आपको हंड्रेड ऑफ पिटीशन रोज नजर आएंगी। आप सिंपल पेपर पर भी लिख के कोर्ट को दे सकते हैं। दिस इज टू एम्पावर द पीपल कि भाई सुप्रीम कोर्ट देख तेरे समाज में क्या हो रहा है, देख गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, तू देख जरा ध्यान से कि हाउ थिंग्स आर हैपनिंग इन द सोसाइटी एंड दे आर अनजस्ट। तू नहीं इसके ऊपर एक्शन लेगा तो कौन लेगा? क्यों? क्योंकि लॉ जो है वो तो चुप बैठा है, साइलेंट है, वैक्यूम है, और जब वैक्यूम है तो तू भर देना इस चीज को। तो ये भी वही चीज थी क्या कि जब जोसेफ शाइन ने पीआईएल फाइल की एडल्ट्री के अगेंस्ट, एडल्ट्री लॉ के अगेंस्ट कि भाई ये गलत है, आंखें खोलो और देखो। So his argument was that the adultery law itself was unconstitutional और उसने 14, 15 एंड 21 के बेसिस के ऊपर चैलेंज किया। ओके मैंने आपको गोल्डन ट्रायंगल के प्रिंसिपल्स के बारे में भी डिस्कशन की है पहले भी 1921, और मैंने पूछा था थर्ड कौन सा, अगेन कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो दिस वाज केस नॉट रियली अबाउट वेदर एडल्टरी इज मॉरली रॉन्ग और राइट। इस पे ऊपर बात नहीं थी कि एडल्टरी सही है या नहीं, हस्बैंड को चीट कर दिया, वाइफ ने चीट कर दिया, वाइफ को चीट कर दिया, किसी और ने कर दिया, ये क्या, इसके ऊपर मुद्दा नहीं था। मुद्दा इसके ऊपर था कि औरत प्रॉपर्टी है मर्द की, कि मर्द की इजाजत लेके अगर सब कुछ हो रहा है तो सब ठीक है। सो क्वेश्चन वाज शुड द क्रिमिनल लॉ पनिश कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन एडल्ट्स सिंपली बिकॉज़ वन पर्सन इज मैरिड? देखो अगर तो अनमैरिड है फिर तो कोई बात नहीं है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। व्हाट इज दैट इंटरेस्टिंग बात? आप यूजुअली देखते हैं ना रेट्स पड़ती हैं होटल्स में, और जो यंग कपल्स होते हैं जो अपना इंटीमेट समय बिता रहे होते हैं उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है, जबकि पुलिस पकड़ नहीं सकती है, बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकती है, प्रोवाइडेड आपने आईडी प्रूफ जो है उस होटल में जमा किए एंड यू हैव ऑल द राइट टू सिट इन द रूम एंड टॉक व्हाटएवर यू फील लाइक डूइंग। उससे पुलिस का कोई लेना देना नहीं, उससे लॉ का कोई लेना देना नहीं है। सो लॉ का किससे लेना देना है? प्रोस्टिट्यूशन से। एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल रहा है तब प्रॉब्लम है, लेकिन एडल्ट्स अगर आपस में इंटीमेट समय बिता रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है कानून की निगाह में। सो लेकिन पुलिस वाले क्या करते हैं? मिसयूज करते हैं। बुलाओ अपने पेरेंट्स को, दिखाओ ये पैसा लेते हैं, वो पैसा लेते हैं, व्हिच इज रॉन्ग। सो कानून जो कहता है वो मैंने आपको बता दिया। ओके so if does can it do so in a way that treats women and men equally anyways? so अब questions क्या थे? It treated women as victim, not autonomous individual. यहां पर प्रॉब्लम क्या चल रही थी कि women को कैसे ट्रीट किया जा रहा था? It treated women as victim and not as autonomous individual. कि भाई women victim होगी अगर उसके साथ ये women है, okay, and ये मेल है, okay, and both of them had the sexual relationship. इसका क्या था? हस्बैंड था। तो यहां पर women को victim माना जा रहा है। अगर हस्बैंड कंप्लेंट लिखा देगा पुलिस में तो पुलिस जो है इसको पकड़ के ले जाएगी और वो बोलेगी तूने ऐसा क्यों किया, ये विक्टिम बन जाएगी, चाहे इसने अपनी मर्जी से किया। ये लॉ था। ओके सो इट ट्रीटेड वुमेन एज विक्टिम नॉट ऑटोनोमस इंडिविजुअल। सेकंड क्या था? इट गिव हस्बैंड अ स्पेशल पोजीशन। अब देखा ना इस हस्बैंड को क्या मिल गई? स्पेशल पोजीशन कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, तूने इसको हाथ कैसे लगाया, हाउ डेयर यू टच माय वुमेन। अच्छा फिर अगर इसकी परमिशन से हो रहा है तो फिर ठीक है, दिस इज माय वुमेन, ओके गो एंड हैव सेक्स, नो प्रॉब्लम। ओके तो ये लॉ कह रहा था। सो इट गिव हस्बैंड अ स्पेशल पोजीशन, इट डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन मेन एंड द वुमेन। ये भी आपको बता दिया कैसे, क्योंकि भाई अगर ये विक्टिम है तो ये भी तो फिर विक्टिम है, इसको भी विक्टिम मानो। अगर ये कल्प्रिट है तो ये भी तो कल्प्रिट है, इसने भी तो चीट किया, ऐसा क्यों नहीं आप मान रहे फिर? So it discriminated between men and women. It gave husband a special position. It entered a private sphere of marriage. और फोर्थ प्रॉब्लम क्या थी कि मैरिज के प्राइवेट स्फीयर में एंटर करेगा लॉ, वो डिसाइड करेगा कि तेरे को किसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है जी। सो डिफेंस लॉ वाज बेसिकली पार्टली ऑन द आइडिया कि अडल्ट्री जो है सोसाइटी में इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को डिस्ट्रॉय करती है, तो इसलिए हमें इसको रखना चाहिए, हमें अलाउ नहीं करना चाहिए ऐसा सब कुछ होना। तो that's how it goes. Government ने argue किया if adultery damages marriage, perhaps criminal law can be used to protect what? Marriage. अब court had to ask, can protection itself become discrimination? And more importantly, can state protect women by denying them autonomy? So 5 judges bench था, उन्होंने इस केस को सुना और सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग किसके ऊपर थी? आर्टिकल 14 पे, जो कहता है, क्या कहता है कि ये विमेन है और ये मैन है और ये भी मैन है, तीनों क्या है भाई? बराबर है। ओके
मैरिड वुमेन सेक्सुअलिटी कुड नॉट बी सिंपली बी ट्रीटेड एज समथिंग व्हिच शुड बी कंट्रोल्ड बाय हर हस्बैंड. ओके, देन डिग्निटी, इंडिविजुअल डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया गया. अब भाई इसकी मर्जी, जो भी ये करना चाहे, इन दोनों की इंडिविजुअल डिग्निटी, इसकी भी इंडिविजुअल डिग्निटी, कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनहुड नहीं ले सकते हैं मैरिज आपकी. ऑटोनॉमी मतलब यू हैव अ प्रॉपर राइट टू मेक चॉइसेस. देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कोड एम्फसाइज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ओवर आउटडेटेड सोशल एजम्पशंस, कि आपको लगता है कि ऐसा होना गलत है, लेट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कम इनटू द पिक्चर, नो प्रॉब्लम. सो दैट इज हाउ दिस केस वाज. Women is not property of her husband. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कोर्ट ने विटनेस की है, कोर्ट ने रूल की है, आप इसको देख लीजिएगा. एंड फाइनल जजमेंट में क्या था, एडल्ट्री को क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था. आई मीन टू से इन द सेंस criminal offense अब नहीं रहा, unanimously declared 497 as unconstitutional. So guys, this was the case. I hope आपको ये केस समझ आ गया. Impact on the society क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये शेयर कर दूंगा मैं, आप इसको देख लेना हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक भी नीचे आपको नजर आ जाएगा, आप वहां से इसको उठा सकते हैं. Is that clear? चलिए, दैट वाज द केस गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट केस जो हमने डिस्कस किया, की आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए एंड इसकी जजमेंट जो है वो आपको पता होनी चाहिए. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच. दोबारा मिलेंगे अगली क्लास में अगले केस के साथ. बाय बाय.